अस्सलामुअलैकुम नाजरीन सैफुद्दीन उसी मकान के एक कमरे में गहरी नींद सो रहा था। सुबह तलू हुई। बूढ़े ने झांक कर देखा, वो सोया हुआ था। सूरज खासा ऊपर आ गया था जब उसकी आंख खुली। हारस की बहन और बीवी ने उसके आगे नाश्ता रखा। उसने हारस की बहन को गौर से देखा और कहा कि तुम हमारी जो खिदमत कर रही हो, इसका हम इतना सिला देंगे जो तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। हम तुम्हें अपने महल में रखेंगे। क्या आपको यकीन है कि आपके नसीब में महल में दोबारा जाना लिखा है? लड़की ने पूछा। ऐसी बात तुमने क्यों कही है? आपकी हालत देखकर। लड़की ने कहा, बादशाह का झोंपड़े में छुपना यह जाहिर करता है कि उसकी सल्तनत छीन गई है और उसकी फौज साथ छोड़ गई है। फौज ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। सैफुद्दीन ने कहा, मैं जरा आराम के लिए यहाँ रुक गया हूँ। महल सिर्फ मेरे नसीब में नहीं, तुम्हारे नसीब में भी लिखा हुआ है। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? अगर मैं आपकी जगह होती तो सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त दिए बगैर महल का नाम ना लेती। अगर आपने मुझे पसंद किया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे आपका भागना और छुपना बिल्कुल पसंद नहीं। जंगजू बादशाहों की तरह निकलें, अपनी फौज को इकट्ठा करें और सलाहुद्दीन अयूबी पर हमला कर दें। मैं शहजादी नहीं हूँ। लड़की ने कहा, इन चट्टानों और सहराओं में पैदा हुई हूँ। मैं सिपाही की औलाद और सिपाही की बहन हूँ। आपके साथ महल में नहीं, मैदान जंग में जाऊंगी। मेरे साथ आप तेग जनी का मुकाबला करेंगे। चट्टानों के ऊपर नीचे मेरे साथ घोड़ा दौड़ाएंगे। तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, जंगजू भी हो। सैफुद्दीन ने कहा, मुझे बताएं आपका इरादा क्या है? तुम्हारा बाप खतरनाक आदमी है। सैफुद्दीन ने कहा, वो सलाहुद्दीन अयूबी का हामी है और मुझे शायद पसंद नहीं करता। मुझे डर है कि वो मुझे धोखा देगा। लड़की हंस पड़ी और बोली, वो बूढ़ा आदमी है, मालूम नहीं आपके साथ उसने क्या बातें की हैं। हमारे सामने रात से वो आपकी तारीफें कर रहा है। उसने सलाहुद्दीन अयूबी का सिर्फ नाम सुना है, उसके मुतालिक और कुछ नहीं जानता। उससे आप ना डरें। ज़ईफ आदमी आपका क्या बिगाड़ सकता है? मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी, लेकिन उस वक्त जब आप सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त देकर आएंगे। आप इस वक्त मुश्किल में हैं। मुझे ये बताएं कि आपका इरादा क्या है? सैफुद्दीन अय्याश और जन परस्त इंसान था। जवान और खूबसूरत लड़की उसके लिए अजूबा नहीं थी, लेकिन इस लड़की में उसने ये अजीब बात देखी कि वो उसके आगे झिझक नहीं रही थी। उसके आगे तो हर लड़की सीधे हुए जानवर की तरह इशारों पर नाचा करती थी। इस लड़की ने उस पर ऐसा वार किया कि उसकी गैरत भड़क उठी। सुनो लड़की, उसने कहा, तुमने मेरी मर्दानगी का इम्तिहान लेना चाहा है। मैं अब उस वक्त तुम्हारे जिस्म को हाथ लगाऊंगा जिस वक्त मेरे हाथ में सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार होगी और मैं उसी के घोड़े पर सवार होऊंगा। मुझसे वादा करो कि तुम मेरे पास आ जाओगी, मुझे अपने साथ मैदान जंग में ले चलें। लड़की ने कहा, नहीं। सैफुद्दीन ने कहा, मुझे अभी फौज तैयार करनी है। मैंने एक आदमी मौसल को भेज दिया है। मैंने उन्हें कहला भेजा है कि फौजें इकट्ठी करो और फौरन सलाहुद्दीन अयूबी पर हमला कर दो, ताकि वो हमारे शहरों का मुहासरा करने आगे ना आ सके। आज शाम तक मेरे दोनों आदमी वापस आ जाएंगे तो मालूम होगा कि हलब और हुरान की फौजें किस हालत में हैं। हम शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे, जवाबी हमला करेंगे और फौरन करेंगे। सैफुद्दीन की शख्सियत यही कुछ थी। जन परस्ती और ईमान फरोशी ने उसका किरदार इतना खोखला कर दिया था कि उसने एक सीधी सादी लड़की से मुतासर होकर उसे राज की भी एक दो बातें बता दी। लड़की ने उसका हाथ चूम लिया और कमरे से निकल गई। उसके साथ जो दो आदमी आए थे, उनमें से एक को उसने मौसल भेजा है और दूसरे को हलब। हारिस की बहन अपने बाप को हारिस और दाऊद को बता रही थी। उसका इरादा यह है कि तीनों फौजों को इकट्ठा करके सलाहुद्दीन अयूबी पर फौरन हमला किया जाए, ताकि वो आगे आकर उनके शहरों को मुहासरे में ना ले सके। उसके जो दो आदमी गए हुए हैं, वो आकर बताएंगे कि फौजें लड़ने की हालत में हैं या नहीं। सैफुद्दीन ने उसे जो कुछ बताया था वो उसने बाप, भाई और दाऊद को बता दिया। ये लड़की, जिसका नाम फौजी था, कोई ऐसी चालाक और होशियार लड़की नहीं थी। दाऊद ने उसे बताया कि वो सैफुद्दीन के दिल से राज निकाले। फौजी ने सैफुद्दीन से जो बातें कहलवा ली थीं, उनसे दाऊद को यह पता चल गया कि सैफुद्दीन का पीछा करना जरूरी है। आधी रात से कुछ देर पहले बूढ़े की आंख खुल गई। उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी और घोड़े को हिनहिनाते भी सुना था। उसने दरवाज़ा खोला
बाहर सैफुद्दीन का नायब सलार खड़ा था। बूढ़ा उसका घोड़ा दूसरी तरफ ले गया और नायब सलार अंदर चला गया। बूढ़े ने जाकर नायब सलार से खाने के मुतालिक पूछा। उसने इनकार कर दिया। बूढ़े ने गुलामों की तरह उनसे सलूक किया। सैफुद्दीन ने उसे कहा कि वह जाकर सो जाए। बूढ़ा रियाया की तरह के आदाब से वहां से निकला। उसने दाऊद को जगाया और दोनों ने दरवाजे के साथ कान लगा दिए। गुमुश्तगीन के मुतालिक मालूम हुआ है कि हलब में अल मलिकुल सालेह के साथ है। नायब सलार कह रहा था, मैंने मूसल में जो हालात देखे हैं वो कोई ऐसे बुरे नहीं कि हम लड़ ही न सकें। सलाहुद्दीन अय्यूबी तुर्कमान रुक गया है। सलेबियों के जासूसों ने बताया है कि वो अल जजीरा दियार और बकर और इर्द गिर्द के इलाकों से लोगों को फौज में भर्ती कर रहा है। यूं मालूम होता है जैसे वह फौरी तौर पर पेशकदमी नहीं करेगा। पेशकदमी ज़रूर करेगा जो तूफानी होगी। उसकी फ़ौज की खेमागाह बता रही है कि वो वहाँ ज़्यादा दिन क़याम करेगा। वो ग़ालिबन इस खुशफहमी में मुब्तला है कि हम लड़ने के काबिल नहीं रहे। हमारी जो फ़ौज मोसल में पहुंची है उसकी नफरी 1/3 से कुछ ज़्यादा कम है। ये सिपाही मारे गए हैं और उनमें लापता भी शामिल हैं। तो क्या यह मुमकिन हो सकता है कि हम उसी फ़ौज से सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दें? सैफुद्दीन ने पूछा। सिर्फ हमारी फ़ौज हमले के लिए काफ़ी नहीं है, नायब सलार ने जवाब दिया। मलकुल साले और गुमुश्तगीन को साथ मिलाना ज़रूरी है। हमारे मुशीरों ने भी यही मशवरा दिया है। तुमने उन्हें बता दिया है कि मैं कहाँ हूँ? सैफुद्दीन ने पूछा। मैंने ये जगह नहीं बताई, नायब सलार ने जवाब दिया। उन्हें यह बताया है कि आप तुर्कमान के मुज़ाफ़ात में घूम फिर रहे हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी की नकल हरकत को अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगले मरके का मनसूबा तैयार किया जा सके। मेरा ख्याल है कि 3-4 रोज़ बाद आपको मोसल चले जाना चाहिए। मुझे हलब की खबर मालूम कर लेने दो, सैफुद्दीन ने कहा। वो कमानदार कल शाम तक वापस आ जाएगा। तुम जानते हो कि गुमुश्तगीन शैतान की फितरत का इंसान है। उसे अपने कले में चले जाना चाहिए था। हलब में वो क्या कर रहा है? मैं मोसल जाने से पहले हलब जाऊंगा। गुमुश्तगीन बेशक हमारा इत्तेहादी है, मगर मैं उसे अपना दोस्त नहीं कह सकता। मुझे मलकुल साले के सलारों को भी इस पर कायल करना है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के सस्ताने से फ़ायदा उठाएं और वक्त ज़ाय किए बगैर हमला कर दें। मैं अब ये मशवरा भी दूंगा कि तीनों फ़ौजें एक मरकज़ी कमान के मातहत होनी चाहिए और उनका एक सलार आला होना चाहिए। हमने सिर्फ इसलिए शिकस्त कही है कि हमारी फ़ौजों की कमान अलग अलग थी। हमें एक दूसरे के मंसूबे और चालों का इल्म ही नहीं था, वरना मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के पहलू पर जो हमला किया था वो कभी नाकाम न होता। मरकज़ी कमान आपके पास होनी चाहिए, नायब सलार ने कहा, और हमें अपने दस्तों से भी होशियार रहना चाहिए, सैफुद्दीन ने कहा। और पूछा, सलेबी हमें मदद देंगे? वो अपनी फ़ौज तो नहीं देंगे, नायब सलार ने जवाब दिया। ऊँट, घोड़े और असला वगैरह देंगे। नायब सलार ने पूछा, यहाँ आपने कोई ख़तरा तो महसूस नहीं किया? नहीं, सैफुद्दीन ने कहा। बूढ़ा काबिल एतमाद मालूम होता है। उसकी बेटी कहती है कि पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त दो, उसकी तलवार लो, उसके घोड़े पर सवार होकर आओ, फिर मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। नायब सलार ने कह कहा लगाया। हारिस, उसका बाप और दाऊद दरवाजे के साथ कान लगाए सुन रहे थे। सैफुद्दीन और उसके नायब सलार के फरिश्तों को भी मालूम न था कि इस घर में सिर्फ एक बूढ़ा और 2 लड़कियां ही नहीं, 2 जवान मुजाहिद भी हैं जो किसी भी मौजू मौके पर उसे कत्ल कर देंगे। सैफुद्दीन को ज़रा सा भी शक नहीं हुआ था कि उसने फौजी को अपने जाल में नहीं फंसा, बल्कि खुद उसके जाल में आ गया है। दाऊद और हारिस अंदर रहे। सैफुद्दीन और उसका नायब सलार ड्योढ़ी के साथ वाले कमरे में बंद रहे। दिन के दौरान फौजी 3-4 बार उस कमरे में गई। फौजी से उसने कहा, तुम्हारा भाई मेरी फौज में सिपाही है, मैं उसे जैश का कमानदार बना दूंगा। हमें यह भी मालूम नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। फौजी ने कहा, अगर वो जिंदा ना हुआ तो हम बेआसरा हो जाएंगे। इस सूरत में मैं तुम्हारे बाप को और तुम्हारे भाई की बीवी को अपने साथ ले जाऊंगा, सैफुद्दीन ने कहा। फौजी का बाप भी सैफुद्दीन के पास जाता रहा। उसने अमली तौर पर सैफुद्दीन को यकीन दिलाया कि वो उसका वफादार है। रात को फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़े ने दरवाज़ा खोला। बाहर सैफुद्दीन का वो कमानदार खड़ा था जिसे उसने हलब रवाना किया था। बूढ़े ने उसे सैफुद्दीन के कमरे में भेज दिया और उसका घोड़ा दूसरे घोड़ों के साथ बांधकर कमानदार से खाने के मुतालिक पूछने गया। कमानदार बहुत तेज आया था, कहीं रुका नहीं था, इसलिए रास्ते में कुछ खा नहीं सका था।
बूढ़ा अंदर खाना लेने गया तो फौजी ने कहा कि वो खाना लेकर जाएगी और बातें सुनेगी। वो खाना लेकर गई तो कमानदार बोलते बोलते चुप हो गया। सैफुद्दीन ने कहा कि तुम बात करो, ये अपनी बच्ची है। फौजी कमानदार के आगे खाना रख कर बैठ गई। ये पहला मौका था कि वो उसके इतने करीब बैठी थी। हलब की फौज का जज्बा काबिल तारीफ है। कमानदार ने बात शुरू की। मलिकुल सलाह ने सलाहुद्दीन अयूबी को सुलह का पैगाम भेजा है। सुलह का पैगाम? सैफुद्दीन ने बिदक कर पूछा। जी हाँ, सुलह का पैगाम, कमानदार ने कहा। लेकिन मुझे पता चला है कि उसने सलाहुद्दीन अयूबी को धोखा दिया है। उसके सलेबी दोस्त उसकी फौज के सामान का नुकसान पूरा कर रहे हैं और उसे उकसा रहे हैं कि वो मूसल और हुरान की फौजों को मुश्तरका कमान मिलाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर फौरन हमला करे। अगर सलाहुद्दीन अयूबी की फौज ने सस्ता लिया और उसने उसी इलाके से लोगों को भर्ती करके नफरी पूरी कर ली तो फिर उसे रोकना महाल हो जाएगा। जासूस खबर ले हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी ने तुर्क कमान के सब्जा इजार में लंबे अरसे के लिए पड़ाव कर लिया है और पेशकदमी की तैयारियां बहुत तेजी से कर रहा है। मालिकुल साले के सलार भी यही कहते हैं कि तुर्क कमान के मकाम पर सलाहुद्दीन अयूबी पर फौरी हमला होना चाहिए। मैंने हलब की फौज के एक सलेबी मुशीर के साथ बात करने का मौका पैदा कर लिया था। मैंने अनजान बनकर उसे कहा कि हम फौरी हमले के काबिल नहीं। उसने कहा कि यह तुम्हारी बहुत बड़ी जंगी लग्जश होगी। सलाहुद्दीन अयूबी पर हमले का मकसद ये नहीं होगा कि उसे शिकस्त दी जाए, मकसद ये होगा कि उसे तैयारी की मोहलत ना दी जाए। उसे तुर्कमान के इलाके में परेशान रखा जाए और ऐसी लड़ाई लड़ी जाए जो तवील ना हो, जंग ना हो, मर के लड़े जाएं। ये मर के सलाहुद्दीन अयूबी के अंदाज के ही हों, यानी ज़रब लगाओ और भागो, शब खून मारो और कोशिश करो कि तुर्कमान के सब्जा जार से जहाँ पानी की भी बहुतात है, सलाहुद्दीन अयूबी को पीछे हटा दिया जाए ताकि उसकी फौज को चारा और पानी ना मिल सके। बहुत अच्छी तरकीब है, सैफुद्दीन ने कहा। ऐसी जंग मेरा शेर सलार मुजफ्फरुद्दीन लड़ सकता है। वो बहुत अरसा सलाहुद्दीन अयूबी के साथ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि तीनों फौजों की मुश्तरका कमान मुझे मिल जाए। मैं सलाहुद्दीन अयूबी को सहराई लोमड़ी की तरह धोखे दे देकर मारूंगा। फौजी ने सैफुद्दीन की तलवार ले ली और उसे नियाम से निकाल कर देखने लगी। मैंने कोशिश की थी कि मलकुल साले के साथ मेरी मुलाकात हो जाए, कमानदार ने कहा, लेकिन सलारों और दूसरे हुकाम ने उसे ऐसा घेरा हुआ है कि मैं उसे मिल ना सका। ये बातें उसके सलारों से मालूम की हैं। तुम्हें आज फिर हलब जाना होगा, सैफुद्दीन ने कहा। मलिकुल साले को यह पैगाम देना कि तुमने सलाहुद्दीन अयूबी के साथ सुलह करके हमें धोखा दिया है। तुमने उसके हौसले बढ़ा दिए हैं, उसके हाथ मजबूत कर दिए हैं। वो हम में से किसी को भी नहीं बख्शेगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, घबरा गए हो, या तुम्हारे सलारों ने लड़ाई से बचने के लिए तुम्हें मशवरा दिया है। सैफुद्दीन ने इस मौजू का तवील पैगाम दिया और कमानदार से कहा, तुम्हें शहर की तरीके में निकल जाना चाहिए। दिन के वक्त तुम्हें इस गांव में कोई ना देखे। ये था वो पैगाम जिसका जिक्र तारीख में आया है। कमानदार कुछ देर आराम करके हलब को रवाना हो गया। नाजरीन, फौजी ने जो कुछ सुना था वो दाऊद को बता दिया। ये मालूमात भी काम की थीं। मुझे इससे कोई बड़ा काम बताओ, फौजी ने दाऊद से कहा। दाऊद ने कहा कि तुम जो काम कर रही हो वो बहुत बड़ा है। हम जासूस हैं, इसी काम में अपनी जानें कुर्बान कर दिया करते हैं। ये काम मेरा था जो मैं तुमसे करा रहा हूँ। मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया है। खतरा के साथ? तुम इतनी चालाक लड़की नहीं हो फौजी, दाऊद ने कहा। सैफुद्दीन बादशाह है, वो इस झोंपड़े में भी बादशाह है। मैं डरता हूँ कहीं तुम इस जाल में ना आ जाओ। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं कहीं कभी रहने वाला नहीं, दाऊद ने जवाब दिया। मैं जासूस और छापा मार हूँ। जहाँ दुश्मन के हाथ चढ़ गया वहीं मारा जाऊंगा, और जहाँ भी मारा जाऊंगा वो मेरा वतन होगा। शहीद का लहू जिस ज़मीन पर गिरता है वो ज़मीन सल्तनत इस्लामी हो जाती है। उस ज़मीन को कुफर से पाक करना हर मुसलमान का फ़र्ज बन जाता है। हमारी माओं और बहनों ने हमें जवान किया और खुदा के हवाले कर दिया है। उन्होंने दिलों पर पत्थर रख लिए हैं और इस ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गई हैं कि हम उन्हें कभी मिलेंगे। तुम्हारे दिल में अपने घर जाने की, अपनी माँ को देखने की, बहन से मिलने की ख्वाहिश तो होगी, फौजी ने पूछा। इंसान ख्वाहिशों का गुलाम हो जाए तो फ़र्ज धरे रह जाते हैं, दाऊद ने कहा। जान से पहले जज्बात कुर्बान करने पड़ते हैं। तुम्हें भी ये कुर्बानी देनी होगी। तुमने ठीक कहा कि हमारी मंजिल एक है, मगर ये ना भूलना कि रास्ते में खून की नदी भी है जिस पर कोई पुल नहीं।
अगर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाना चाहती हो तो हमारा निकाह लहू की तारीर होगी, फिर हमारी लाशें एक दूसरे से दूर भी हो जाएं तो हम इकट्ठे हो जाएंगे। राह हक के मुसाफिरों की शादियां आसमानों में होती हैं और बारातें के कशां के रास्ते में जाया करती हैं। उनकी खुशी में सारा आसमान सितारों की तरह चरागां किया जाता है। फौजी जब वहां से चली तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। इस मुस्कुराहट में मुसरत का तासुर कम और ऐसा तासुर ज्यादा था जिसमें आज़म था और कुछ कर गुजरने का इरादा भी। कुछ दिनों के बाद कमांडर वापस आ गया जो मलकुल साले के नाम सैफुद्दीन का पैगाम लेकर गया था। उसकी मुलाकात मलकुल साले से नहीं हो सकी थी। पैगाम उस तक पहुंचा दिया गया था। उसने कहा था कि वो पैगाम का तहरीरी जवाब देगा। कमांडर वहां बता आया था कि सैफुद्दीन कहाँ है और जिस घर में वो बैठा है उसकी निशानियां क्या है। सैफुद्दीन अपने पैगाम के जवाब का इंतजार करता रहा। जवाब न आया और वो परेशान होने लगा। तीसरे चौथे दिन वो बहुत ही बेचैन हो गया। क्यों न मैं खुद ही हलब चला जाऊं। उसने अपने नायब सलार से कहा, अगर हलब की फौज ने सलाहुद्दीन अयूबी के साथ सुलह और जंग बंदी का मुआहदा कर लिया है तो हमें अपने मुतालिक बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। गमुश्तगीन का कुछ भरोसा नहीं। हम तनहा तो नहीं लड़ सकते। हमें सलेबियों के साथ मिलकर कोई मंसूबा बनाना पड़ेगा। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि मलकुल साले सुलह का मुआहदा तोड़ दे? ये मुमकिन है, कमानदार ने कहा। मैंने उसके जिन सलारों और कमानदारों से बात की है वो कहते थे कि मलकुल साले ने सलाहुद्दीन अयूबी को धोखा दिया है। अगर उसने धोखा नहीं दिया तो भी ज़्यादातर सलार और दूसरे हुकाम इस माहदे को तस्लीम नहीं करते। मुशीर तो फौरी हमले के हक में है। आपको हलब चले जाना चाहिए, नायब सलार ने कहा, और मैं मौसल चला जाता हूँ। तुम एक बार फिर हलब चले जाओ। सैफुद्दीन ने कमानदार से कहा, मलिकुल सले को बता दो कि मैं आ रहा हूँ। तुम रवाना हो जाओगे तो अगली रात मैं भी रवाना हो जाऊंगा। हो सकता है वो मुझे ना मिलना चाहिए। शहर से बाहर आकर बता देना। क्या आपका अकेले जाना मुनासिब है? नायब सलार ने पूछा। इन इलाकों में कोई खतरा तो नहीं? सैफुद्दीन ने कहा, मैं रात को जाऊंगा। किसी को क्या खबर के वाली मूसल जा रहा है? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जासूसों और छापामारों का कोई भरोसा नहीं है। नायब सलार ने कहा, उनसे हमारी कोई जगह महफूज नहीं। मुझे जाना ज़रूरी है। सैफुद्दीन ने कहा, ख़तरा मोल लेना ही पड़ेगा। आज तुम मोसल को रवाना हो जाओ। मैं कल रात हलब रवाना हो जाऊंगा। जिस वक्त ये बातें हो रही थीं उस वक्त दाऊद और हारिस के कान दरवाजे की दर्ज के साथ लगे हुए थे। दोनों वहां से हट गए और अपने कमरे में चले गए। दाऊद गहरी सोच में खोया हुआ था। उसे सैफुद्दीन का ताक़ुब करना था, लेकिन किस तरह? सोच सोच कर उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। हम सैफुद्दीन के मुहाफ़िज़ बनेंगे और उसके साथ हलब जाएंगे। दाऊद ने हारिस से कहा, हम अचानक उसके सामने जाएंगे और कहेंगे कि हम उसकी फ़ौज के सिपाही हैं। अगर उसने कह दिया कि दोनों मूसल चले जाओ तो क्या करोगे? हारिस ने पूछा। मैं अपना जादू चलाने की कोशिश करूंगा, दाऊद ने कहा। अगर यह भी नाकाम हो गया तो फिर यह भी हलब नहीं जाएगा, दाऊद ने कहा। मलकुल साले ने सलाहुद्दीन अयूबी के साथ सुलह कर ली है तो सैफुद्दीन इस मुआहदे को मनसूख कराने के लिए हलब नहीं पहुंच सकेगा। उसने हारिस को समझा दिया कि उन्हें क्या करना है। नाजरीन, उसी रात सैफुद्दीन बंद कमरे में अपने नायब सलार और कमानदार के पास बैठा उन्हें आखिरी हिदायत दे रहा था। रात का पहला पहर था। पहले कमानदार वहां से निकला। हारिस के बाप ने उसे घोड़ा खोल दिया था। कुछ देर बाद नायब सलार भी चला गया। सैफुद्दीन अकेला रह गया। वो लेट गया। अचानक कमरे का दरवाज़ा धमाके से खुला। वो घबरा कर उठ बैठा। देखा फौजी सरापा मुसरत और खुशी बनी हुई थी। वो डरती आई और उसके पास बैठकर उसने सैफुद्दीन से कहा, मेरा भाई आ गया है। फौजी ने खुशी से दीवाना होते हुए कहा, उसके साथ उसका एक दोस्त है। तुमने उन्हें बताया है कि मैं यहाँ हूँ? सैफुद्दीन ने पूछा। हाँ, फौजी ने कहा, मैंने बता दिया है और वो इतने खुश हैं कि आपसे मिलने की इजाज़त मांगते हैं। उन्हें ले आओ। दाऊद और हारिस सैफुद्दीन के सामने गए। फौजी अंदाज से सलाम किया और सैफुद्दीन के इशारे से उसके पास बैठ गए। उन्होंने अपने कपड़े और चेहरों पर गर्द डाल ली थी और सांसें इस तरह ले रहे थे जैसे बहुत थके हुए हों। सैफुद्दीन ने उनसे पूछा कि वह कौन से दस्ते में थे। हारिस चूंकि उसकी फौज का सिपाही था इसलिए इन सवालों का जवाब उसी ने दिया। दाऊद को तो कुछ भी मालूम नहीं था। तुम इतने दिन कहाँ रहे हो? सैफुद्दीन ने पूछा। हमें बताते हुए शर्म आती है कि हमारी फौज किस तरह पसपा हुई। दाऊद ने कहा,
हमें भी पसपा होना था, लेकिन मैं इसे साथ लेकर एक चट्टान पर छुप गया और ये देखने लगा कि सलाहुद्दीन अयूबी की फौज ताक़ुब में आती है या कहीं पड़ाव करती है। मैंने जासूसी शुरू कर दी। आपको शायद याद होगा कि आपने सलेबी मशीरों से छापामार जैश तैयार कराए थे। मैं भी एक जैश में था। मैंने गहरी दिलचस्पी से तरबियत हासिल की थी। जंग में ये तरबियत बहुत काम आई। जंग ख़त्म हो गई तो मैंने इस तरबियत से फ़ायदा उठाया और सोचा कि अगर भागूं तो अपनी फ़ौज के लिए दुश्मन के कुछ राज भी लेता चलूं। ये मुझे मिल गया, इसे मैंने अपने साथ रख लिया। सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज पेशकदमी करती रही और हम देखते रहे। अगर हमारे साथ साथ 8 सिपाही होते तो शब खून मार मार कर इस फ़ौज का बहुत नुकसान करते। हमने सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज को तुर्कमान के इलाके में पड़ाव करते देखा है। फ़ौज ने खेमे जिस तरह गाड़े हैं, उससे पता चलता है कि वहाँ फ़ौज लंबे अरसे के लिए ठहरेगी। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारी फ़ौजें घबरा कर भाग गई हैं। इससे पूछें, हमने रात को उनकी खेमागाह के करीब जाकर देखा है। अल्लाह तौबा, ज़ख्मियों का कराना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यूँ मालूम होता था जैसे आधी फ़ौज ज़ख्मी है। अमीर मोहतरम, अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे। आप बेहतर जानते हैं कि क्या करना है। हम आपके ग़ुलाम हैं, जो हुक्म देंगे बजा लेंगे। मेरा ख्याल यह है कि सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज लड़ने के काबिल नहीं है। अगर आप अपनी फ़ौज फ़ौरन इकट्ठी करके हमला कर दें तो सलाहुद्दीन को आप दमिश्क पहुंचा सकते हैं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।